अपरिहार्य कारण से इधर कुछ दिनों से केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं डाला जा रहा था, रसायन शास्त्र की पढ़ाई बाधित थी। अब प्रयास ये होगा कि पढ़ाई नियमित रहे। इस क्रम में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं सेल के एक प्रकार सांद्रण सेल। अब तक हमने जिन सेलों की चर्चा की उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रोड होते थे। थोड़ा पीछे जाएं, याद करें। इलेक्ट्रोड क्या है? एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा डिवाइस जिसमें क्या होता है, धातु की छड़ या प्लेट को आंशिक रूप से धातु के लवण के घोल में डुबा दिया जाता है। आप इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं थोड़ा पीछे इलेक्ट्रोड को देख लीजिएगा, थोड़ा पीछे जाके। फिर भी धातु की छड़ या प्लेट को आंशिक रूप से धातु के ही लवण के घोल में डुबा दिया जाए, इस व्यवस्था को, इस युक्ति को, इस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं। उदाहरण के लिए जस्ता की छड़ या प्लेट को जिंक सल्फेट के घोल में आंशिक रूप से डुबा दिया जाए तो यह युक्ति या डिवाइस क्या कहलाएगा? जिंक इलेक्ट्रोड। इसी प्रकार कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि तांबा की छड़ या प्लेट को आंशिक रूप से कॉपर सल्फेट के घोल में डुबा दिया जाता है। तो ये दो तरह के इलेक्ट्रोड हुए। सेल, इलेक्ट्रोडों का संयोजन सेल कहलाता है। क्या है? इलेक्ट्रोडों का संयोजन सेल कहलाता है। तो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड जुड़ जाएं, जिंक इलेक्ट्रोड और एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड जुड़ जाएं, जिंक इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड जुड़ जाएं, तो ये तमाम सेल हुए। लेकिन एक प्रकार का और सेल उपलब्ध है, आपके पाठ्यक्रम में है, जिसको हम लोग कहते हैं सांद्रण सेल। इस सेल में क्या होता है कि दोनों सेल, कैथोड और एनोड, एनोड क्या होता है? एनोड क्या होता है? वैसा इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जहां ऑक्सीडेशन होता है। और कैथोड क्या होता है? वैसा इलेक्ट्रोड जहां रिडक्शन होता है। तो क्या होता है, सांद्रण सेल के अतिरिक्त जो अन्य विद्युत रासायनिक सेल हैं उनमें अलग अलग धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं। लेकिन सांद्रण सेल में क्या होता है कि एक ही धातु का इलेक्ट्रोड होता है। और क्या होता है उसमें? तो फिर आखिर विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है? विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक ही धातु के, उसमें प्रयुक्त लवण के घोलों की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। जैसे आप देखें तो ये कंसंट्रेशन सेल क्या है? ऐसा सेल है, ऐसे इलेक्ट्रोडों का संयोजन है जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही धातु के होते हैं, किंतु इलेक्ट्रोडों में प्रयुक्त धातु के लवण के घोल की सांद्रता भिन्न भिन्न होती है। आप यहां पर सांद्रण सेल में एक उदाहरण ले लें जहां इलेक्ट्रोड के रूप में कॉपर इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया गया। ये हो गई तांबा की छड़ और ये हो गया कॉपर सल्फेट का घोल जिसकी सांद्रता है C1। और
यहां देखें, ये हो गया कॉपर सल्फेट का घोल जिसकी सांद्रता है C2 और Cu, तो ये हो गया सेल। अब हम लोग देखेंगे कि यहां विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो ये ऐसा सेल है जहां कॉपर सल्फेट का जो घोल प्रयुक्त हो रहा है उसकी सांद्रता भिन्न भिन्न है। मान लीजिए कि यहां पर क्या है कि C1 इज लेस देन C2, C1 इज लेस देन C2। अब देखिए क्या होगा यहां पर कि यहां जो बाईं तरफ इलेक्ट्रोड है, यहां क्या होगा कि कॉपर मेटल तांबा का ऑक्सीकरण होगा और ये Cu+2 के रूप में कहां आएगा? घोल में आएगा। किस घोल में आएगा? कॉपर सल्फेट के घोल में। यही घोल इस तांबा की छड़ या प्लेट को चारों तरफ से घेरे हुए है। तो बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड पर क्या होगा कि तांबा का ऑक्सीकरण होगा, तांबा Cu+2 आयन के रूप में कॉपर सल्फेट के घोल जो पहले से वहां मौजूद है उसमें आएगा। और यहां उल्टी बात होगी कि कॉपर सल्फेट के घोल में से Cu+2 आयन कहां पहुंचेगा? तांबा की छड़ या प्लेट पर, और वहां पहुंचकर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर कॉपर के रूप में जमा होगा। नतीजा क्या होगा? आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतेगा यहां क्या हो रहा है? कॉपर आ रहा है कॉपर सल्फेट के रूप में घोल में, मतलब कॉपर सल्फेट के घोल की सांद्रता बढ़ेगी। और यहां क्या हो रहा है कि कॉपर सल्फेट का Cu+2 आयन तांबा के रूप में जाके जमा हो रहा है तांबा की छड़ या प्लेट पर। तो दाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड में, घोल में, कॉपर सल्फेट के घोल में Cu+2 आयन की सांद्रता घटेगी। तो सांद्रण सेल में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसका कारण क्या है कि इसमें प्रयुक्त जो घोल हैं विद्युत विच्छेद के घोल, उसकी सांद्रता में अंतर। यहां क्या हो रहा है कि बाईं तरफ वाले इलेक्ट्रोड में कॉपर सल्फेट के घोल की सांद्रता समय बीतने के साथ बढ़ रही है, जो पहले कम थी, और C2 का मान क्या है? धीरे धीरे घट रहा है। यानी C1 उपखंड कहें तो इसमें विलयन की सांद्रता बढ़ रही है, घोल की सांद्रता बढ़ रही है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और यहां सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन घट रहा है। एक समय आएगा जब दोनों इलेक्ट्रोडों में कॉपर सल्फेट के घोल की सांद्रता बराबर हो जाएगी, और तब क्या होगा? इस सेल से विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा। तो सांद्रण सेल में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है? इस सेल में जो विद्युत विच्छेद के रूप में घोल प्रयुक्त होते हैं, इनकी सांद्रता में अंतर होने के कारण, और विद्युत धारा के प्रवाह के साथ, विद्युत धारा के प्रवाह के साथ क्या होता है? ये जो सांद्रता में अंतर है ये घटता जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब दोनों सांद्रताएं, दोनों इलेक्ट्रोडों के विद्युत विच्छेदों की, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के घोलों की सांद्रता बराबर हो जाती है, और तब ऐसी स्थिति में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो ये हुआ आपका सांद्रण सेल। अब सांद्रण सेल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नन्स्ट इक्वेशन। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोगों ने चर्चा की है पहले में इलेक्ट्रोड विभव। मैं फिर कह रहा हूं
कि एक बार उस लेक्चर को आप लोग देख लीजिए, तब इसको समझने में अधिक सुविधा होगी। क्या है इलेक्ट्रोड? किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आपने पहले में पढ़ा है, पहले आप पढ़ चुके हैं, उसको जरा देख लीजिएगा पीछे। तो इलेक्ट्रोड विभव कई कारकों पर, कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। उसमें से एक फैक्टर है इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त धातु के लवण के घोल की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट यूज्ड इन इलेक्ट्रोड। तो धातु के लवण के घोल की सांद्रता पर निर्भर करती है। और नन्स समीकरण क्या करता है कि इलेक्ट्रोड विभव और उस विद्युत विच्छेद के घोल की सांद्रता के बीच एक परिमाणात्मक संबंध, एक क्वांटिटेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, बतलाता है। तो देखें क्या होगा, एक परिमाणात्मक विश्लेषण। लेकिन नन्स के समीकरण को समझने के पहले, इस पर चर्चा होने से पहले, आपने 11th क्लास में पढ़ा है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम, और वहीं पर था साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल के से व्यक्त करते थे। आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, तो उसको याद करें, या एक बार मैं फिर से उसको बतला देता हूं, तब नन्स समीकरण को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। तो ये देखें क्या होता है, साम्य स्थिरांक बराबर प्रतिफलों की सांद्रताओं का गुणनफल, या बेहतर है आप कहिए सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। सक्रिय मात्रा, इसको एक्टिव मास भी कहते हैं। सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेज ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रतिफल जो प्रतिक्रिया के बाद प्राप्त होता है, रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफल, प्रोडक्ट। और जो रिएक्शन में सब्सटेंस भाग लेते हैं, प्रतिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनको कहते हैं प्रतिकारक, रिएक्टेंट्स। तो प्रतिकारकों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। ये सब आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। सक्रिय मात्रा किसको कहते हैं, याद कीजिए। पदार्थ के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, मास प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव मास। अब क्या होता है, ठोस पदार्थों की सक्रिय मात्रा हमेशा नियत होती है और इसे एक माना जाता है, और जल की सक्रिय मात्रा को भी हम लोग एक मानते हैं। द्रव की प्रतिकारकों या प्रतिफलों, या ऐसे कहें द्रव पदार्थों की सक्रिय मात्रा, अगर वो घोल के रूप में है तो उसकी सक्रिय मात्रा कितनी होती है, द्रव घोलों की, द्रव पदार्थों की सक्रिय मात्रा उनकी मोलर सांद्रता के बराबर होती है, मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होती है। आप देखें, याद करें, ये संकेत, ये सिंबल आप अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यही मोलर कंसंट्रेशन का सिंबल है। किसका मोलर कंसंट्रेशन? ए का।
मोलर कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, घोल के 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। अगर तो यहां क्या हुआ, एक ही मोलर सांद्रता। अगर ये ऐसे हो, इसका मतलब क्या हो गया, जिंक आयन की मोलर सांद्रता। और जब हम लोग इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, सेल की बात करेंगे, तो ये जिंक आयन या कॉपर आयन किसका होगा, इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त विद्युत विच्छेद के घोल का होगा। इलेक्ट्रोड में जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया गया है उसका कंसंट्रेशन होगा, मोलर कंसंट्रेशन होगा। तो आप देखें, ठोस की सक्रिय मात्रा इकाई होती है, द्रव की सक्रिय मात्रा मोलर सांद्रता के बराबर होती है, और गैसियों की सक्रिय मात्रा उनके दबाव के बराबर होती है। तो यहां गैस इलेक्ट्रोड में कहीं नहीं है। तो आप दिमाग में रखिए कि ठोस की सक्रिय मात्रा इकाई होती है, एक होती है, और द्रव घोलों की सक्रिय मात्रा कितनी होती है, उनकी मोलर सांद्रता के बराबर, जिसको हम लोग इस तरह से व्यक्त करेंगे। अब आइए सम स्थिरांक को हम लोग इलेक्ट्रोड के संदर्भ में या सीधे सेल के संदर्भ में प्रयोग में ले आए। आप देखें, एक्सेल Zn, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होता है, देखिए, एक्सेल हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है, एक इलेक्ट्रोड उसमें है जिंक इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है उसमें, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो जिंक इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जस्ता की छड़ी या प्लेट को आंशिक रूप से जिंक सल्फेट के घोल में डुबा दिया जाता है। तो क्या होता है, वहां पर Zn किस रूप में बदलता है, Zn+2 के रूप में बदलता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर। यानी जस्ता की छड़ी या प्लेट जो है गलकर जिंक आयन के रूप में जिंक सल्फेट के घोल में आती है। यहां क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड है। तो ये हो गया ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड। और कॉपर इलेक्ट्रोड में क्या होता है, तांबा की छड़ या प्लेट को आंशिक रूप से कॉपर सल्फेट के घोल में हम लोग डुबा देते हैं। तो वहां विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होता है, कॉपर सल्फेट के घोल में जो Cu+2 आयन है, कॉपर आयन है, वो कॉपर के छड़ या प्लेट पर पहुंचता है, वहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर के रूप में, तांबा के रूप में जमा होता है। तो वहां कौन सी प्रतिक्रिया होती है, देखें आप, Cu+2 + 2e Cu, यहां देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, इसलिए ये कौन सी प्रतिक्रिया हो गई, अवकरण, रिडक्शन। और यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है जो एनोड की तरह व्यवहार करता है, पीछे का याद करें। और यहां जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो क्या है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड है, अवकरण इलेक्ट्रोड है जो कैथोड की तरह व्यवहार करता है। अब दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें, ये क्या हुआ, एनोड रिएक्शन, ये हो गया कैथोड रिएक्शन। एनोड प्रतिक्रिया, कैथोड प्रतिक्रिया। अगर हम लोग दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, Zn + Cu+2, ये दोनों कट जाएंगे, Zn + Cu+2, और इधर बच गया Zn + 2 + Cu, Zn + 2 + Cu। अब देखिए ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, और इधर ये सॉलिड स्टेट में है। जस्ता क्या है, ठोस है, और इधर तांबा ठोस है। और अभी हमने कहा कि ठोस की सक्रिय मात्रा इकाई होती है, एक होती है। सॉलिड का एक्टिव मास कितना होता है, 1। अब इसके लिए हम लोग अगर लिखेंगे, इस सेल के लिए
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, प्रतिफलों की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। तो यहां ये क्या है, जिंक आयन कहाँ का है, जिंक सल्फेट के घोल का है। तो ये हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2, और ये एक हो गया। वास्तव में होना चाहिए ये इतना, लेकिन चूंकि इसका मान 1 होता है, चलिए रुकिए लिख ही देते हैं। और ये हो गया हम लोगों का Cu+2 और Cu, ये एक्टिव मास जो है 1 है। तो किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका इस फॉर्म में। तो क्या हुआ, ये जो हम लोगों का गैल्वेनिक सेल था, जो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड का संयोजन होता है, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कितना आ गया, उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान आ गया कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अगर आप हम ऐसा समझें कि इसको हम लोग किसी दूसरे सेल के लिए भी प्रयोग में लाएं, तो क्या हो जाएगा, इसको आप कहेंगे ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। ऐसा हो गया। और अगर आप देखें, कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है सेल विभव निकालने के लिए और कभी कभी इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए, तो इसके लिए अगर आप K का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, K = आएगा कितना, इसका कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सॉलिड। तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, इसलिए ये कितना हो जाएगा बाबू, देख लीजिए, प्रतिफलों की सांद्रता या प्रतिफलों की सक्रिय मात्रा, चूंकि ये द्रव है इसलिए प्रतिफलों की सांद्रता बटा प्रतिकारकों की सांद्रता। तो प्रतिफल में, प्रोडक्ट में है Zn+2 और रिएक्टेंट में है Zn। तो ये सॉलिड है इसलिए इसका कितना हो गया, 1। तो K का मान हो जाएगा इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 आयन। और आप इसके हिसाब से देखेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर प्रोडक्ट, यानी अच्छा देख ही लीजिए, बना ही देते हैं, K = कंसंट्रेशन ऑफ Cu अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu+2 आयन। ये कितना होगा बाबू, सॉलिड है इसलिए 1। तो 1 अपॉन दिस मच। तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड जो होगा उसमें K का मान होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त लवण के घोल की सांद्रता मोलर सांद्रता के बराबर। और अगर वो इलेक्ट्रोड रिडक्शन इलेक्ट्रोड है तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त लवण के घोल या विद्युत विच्छेद के घोल की मोलर सांद्रता का व्युत्क्रम 1 इतने के बराबर हो जाएगा। और सेल की बात करेंगे तो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ देते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छा आगे अभी तो उसकी जरूरत पड़ेगी, K का मान निकल गया। अब हम लोग नंस समीकरण पर बड़ी आसानी से विचार कर सकते हैं। मिटा देते हैं। अब नंस समीकरण क्या करता है, किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का इलेक्ट्रोड में प्रयुक्त
विद्युत विच्छेद के घोल की सांद्रता के साथ संबंध बतलाता है। यानी नंस समीकरण क्या करता है, ये बतलाता है कि किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड में यूज्ड जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन के ऊपर इसका क्या मान, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान किस प्रकार से निर्भर करता है। और इसके लिए नंस ने ये समीकरण प्राप्त किया। यह समीकरण नंस का समीकरण कहलाता है। यहाँ पर ये सामने है, इसमें जो भी राशियाँ हैं, क्वांटिटीज़ हैं, इसको आप पहले से जानते हैं, मैंने इसको यहाँ पर लिख भी दिया। तो ये हो गया। अब आप देखें कि अगर टेम्परेचर क्या हो, 25 डिग्री सेल्सियस हो, अर्थात 298 केल्विन हो, यहाँ टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में ही व्यक्त करते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि आर, टी और एफ का मान अगर हम लोग रखते हैं, आर का मान होता है 8.3, एफ 96,500 कूलम, तो सबका मान यहाँ पर देखिए रखा गया, तो आ गया ई का मान कितना हो गया, E0 माइनस दिस मच। जब सबका मान रखा गया तो यानी गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाता है कितना, आप देखें कि E इज इक्वल टू दिस मच, और ये आपका जो है हो जाता है कितना, E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log k, गुणा भाग करेंगे तो इतना ये आ जाएगा। अब देखिए साम्यावस्था की बात कब आती है, जब प्रतिक्रिया उत्क्रमणीय हो, रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी प्रतिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही हो। क्या, बाएं से दाएं जो जाए उसको कहते हैं अग्र प्रतिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन, और जो दाएं से बाएं आए उसको कहते हैं हम लोग विपरीत प्रतिक्रिया, बैकवर्ड रिएक्शन। किसी भी उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया में, रिवर्सिबल रिएक्शन में, शुरू में अग्र प्रतिक्रिया की गति अधिक होती है और विपरीत प्रतिक्रिया की गति कम होती है। धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है अग्र प्रतिक्रिया की गति घटती जाती है और विपरीत प्रतिक्रिया की गति बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब दोनों प्रतिक्रियाओं की गतियां बराबर हो जाती हैं। प्रतिक्रिया की इस अवस्था को हम कहते हैं साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होता है कि यही हमने लिखा कि साम्य अवस्था में क्या हो जाता है, ई का मान हो जाता है 0। साम्य अवस्था में क्या होता है, ई का मान हो जाता है 0। साम्य अवस्था में E इज इक्वल टू कितना हो जाता है 0। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये हो जाएगा E हो जाता है कितना 0। ये देखिए साम्य अवस्था में E इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0। तो उपर्युक्त समीकरण कौन सा समीकरण, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं, जगह की कमी के चलते इसको यहां बगल में लिखा गया था, आप लोग कॉपी पर लिखिएगा तो इसको नीचे लिखिएगा, यहां लिखिएगा। तो उपर्युक्त समीकरण से क्या हो जाएगा, E0 इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया 0। तो इसको हम लोग ले आए दूसरी तरफ, तो E0 का वैल्यू सिंपल मैथमेटिक्स है इतना हो जाएगा। नंस इक्वेशन के, नंस समीकरण के इसी रूप का प्रयोग बार बार होता है। अगले दिन हम लोग नंस समीकरण के उपयोगों पर चर्चा करेंगे और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे
इसके साथ यह अध्याय कल लगभग समाप्त हो जाएगा। हाँ, देखा जाए विभव पतन क्या है? किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज या विभव पतन कहा जाता है। फिर से सुनिए, किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज कहा जाता है। जैसे आपको यहां हम एक सेल बनाए थे और इस सेल में यहां एक रेजिस्टेंस और उसके बाद एक लोड और फिर ये यहां आपका ईएमएफ है, टोटल एनर्जी, यहां स्विच लगाए हुए हैं। ओके, ये रेजिस्टेंस आर है, ये लोड है, ठीक है। ए बी के बीच में लोड कहां लगा है? तो परिपथ के ए बी टर्मिनल ये है, यहां देखिए, ये एक टर्मिनल, ये एक टर्मिनल मानेंगे। ये जो टर्मिनल है ये आपका बैटरी का है, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन इस परिपथ में जहां लोड है ए और बी, इन दोनों के सिरों के बीच ए बी एक सिरा हुआ है, ए और बी, इनके बीच में लोड लगा हुआ है। यहां से जैसे स्विच ऑन करेंगे इसमें से ऊर्जा जाना यानी कि आवेश जाना शुरू होगा। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को हम लोग करंट कहते हैं। निकलेगा तो आवेश के रूप में, और यह करंट के रूप में इधर गया, यानी कि इसके और इसके बीच में आवेश को ले जाने में किए गए कार्य यानी कि खपत ऊर्जा, किए गए कार्य, जो पोटेंशियल ड्रॉप हम समझाए थे, आपको 2 वोल्ट ड्रॉप हो जा रहा है, यानी कि किया गया कार्य। तो ए से बी तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य इस दोनों टर्मिनलों के बीच क्या कहलाएगा? टर्मिनल वोल्टेज या विभव पतन। फिर से देखिए, सर्किट के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के, यह एक विद्युत परिपथ हुआ कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदु कौन कौन सा? ए और बी के बीच एकांक आवेश को, जो भी आवेश यहां से जा रहा है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य, यहां से यहां तक प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। ध्यान रहेगा इन बातों को। विद्युत वाहक बल, विद्युत सेल और विभव पतन के बाद समझ में आ गई। डिफिनेशन नोट कर लेंगे आप। कल हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, करंट, इन तीनों के बीच में रिलेशन देखेंगे। तब तक के लिए इस डिफिनीशन को आज ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, क्योंकि अब सर्किट आ गया, सारा कॉम्प्लेक्स जटिल समस्याएं आएंगी। सर्किट को समझना, किरचॉफ्स लॉ आएगा, इसलिए बहुत जरूरी है टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में ध्यान से समझना। आपका आंतरिक प्रतिरोध आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग फिर से पढ़ेंगे, तब तक इन्हीं वीडियो देखते रहिए और जरूर इसे याद कर लेंगे। ये छोटा छोटा चीज है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।